नमस्ते फ्रेंड्स, मैं हूं स्वीटी सिंह राजपूत। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, कैसे हैं? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से आप अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि आज है 9 जून 2023, डेली करंट अफेयर बाय एसएसआर। सो गाइस, ये लेक्चर आपके ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के सफिशिएंट होता है, सो आप सभी को ध्यान रखना है। ओके, नेक्स्ट मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये लेक्चर जो है आपको इस लेक्चर में आपको बहुत सारी चीजें मिलने वाली हैं। आज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है सेशन। सो प्लीज आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए, ताकि जो भी मेरी वीडियोस हैं वो उन वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक आ जाए। सो स्टार्ट करते हैं सेशन। सेशन स्टार्ट करने से पहले हम सबसे पहले क्या करते हैं, क्विक रिवीजन कर लेते हैं एंड टॉप 10 क्वेश्चन करते हैं जो कि आज के होंगे। और क्विक रिवीजन में हम उन्हें जो प्रीवियस में जितने भी करंट अफेयर पढ़ा था उन सभी का हम क्विक रिवीजन करेंगे एंड टॉप 10 क्वेश्चन होंगे एंड लास्ट में हम डे ऑफ द वर्ड को भी डिस्कस करते हैं। ओके, सो ये लेक्चर आप सभी को बाइलिंगुअल मिलता है हिंदी प्लस इंग्लिश में, और डेली मॉर्निंग में सुबह 6 बजे मैं इस वीडियो को अपलोड कर देती हूँ। सो गाइज, अब स्टार्ट करते हैं सेशन एंड आप सभी को कमेंट बॉक्स में लिखना होगा गाइज, जय हिंद जय भारत। ओके, एंड थॉट ऑफ द डे है गाइज आज का कि जिन बड़ी कामयाबी पाने के लिए छोटे छोटे बदलाव करना बहुत जरूरी है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका बहुत बड़ा गोल है तो उस गोल को टारगेट करने से पहले आपको छोटे छोटे से टारगेट को अचीव करना पड़ेगा, तभी आप अपने बड़े गोल को अचीव कर सकते हैं। ओके, एंड कर लेते हैं जल्दी से क्विक रिवीजन जो भी हमने कल पढ़ा था, तो देखते हैं कितना याद है। सो एक बार रिवीजन कर लिया जाए तो फर्स्ट है, रूसी भाषा दिवस कब मनाया गया था? तो रूसी भाषा दिवस मनाया जाता है हर साल 6 जून को। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम की बात करें अगर, तो इसमें कौन सी यूनिवर्सिटी है जिसने टॉप किया है? तो पंजाब की यूनिवर्सिटी है, इसने खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में टॉप किया है। ओके, नेक्स्ट है, किस देश ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किया है? तो सूरीनाम जो है एक ये कंट्री है। इस कंट्री ने अपने यहाँ की जो राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू, उनको सर्वोच्च नागरिक सम्मान का एक सम्मान प्रदान किया है। ठीक है, नेक्स्ट है, सिद्धार्थ चौधरी की बात करें तो सिद्धार्थ चौधरी ने अभी हाल ही में एशियाई अंडर 20 में एथलीट चैंपियनशिप में इन्होंने कौन सा पदक जीत लिया है? तो इन्होंने अभी स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। ओके, नेक्स्ट है, किसके द्वारा लिखित पुस्तक है कथकली डांस थिएटर अ विजुअल नैरेटिव ऑफ सीक्रेट इंडियन माइंस का विमोचन किया है? तो के गोपाल कृष्णन ने अभी इस पुस्तक का विमोचन किया है। इस पुस्तक में बताया गया है कि जो कथकली के जितने भी डांसर होते हैं वो कितना मशक्कत करते हैं उस मेकअप को करना और घंटों प्रैक्टिस करना। तो इस पुस्तक में इन्हीं सब चीजों के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट है, विश्व मौसम विज्ञान संगठन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो अब्दुल्ला मंडोस जो बने हैं विश्व मौसम संगठन के ये नए अध्यक्ष बने हैं। ओके, नेक्स्ट है, बी आर चोपड़ा का भी हाल ही में निधन हुआ है, वह कौन थे? तो वह एक अभिनेता थे जिनका भी हाल ही में निधन हो गया है। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने हरित हाइड्रोजन के लिए ऑल इंडिया लिमिटेड के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं? तो हिमाचल प्रदेश ने अभी हरित हाइड्रोजन के लिए ऑल इंडिया लिमिटेड के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट है, किस देश के फुटबॉलर हैं जलाटन इब्राहिमोविच ने फुटबॉल से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो अभी हाल ही में जलाटन इब्राहिमोविच ने फुटबॉल से संन्यास लेने की बात की है, वो है स्वीडन के रहने वाले हैं। ओके, नेक्स्ट है, कहाँ लेवेंडर महोत्सव का उद्घाटन किया गया है? तो अभी हाल ही में जम्मू एंड कश्मीर में लेवेंडर महोत्सव का उद्घाटन किया गया है, जो कि लेवेंडर की बात करें तो ये एक प्रकार की जड़ी बूटी होती है जिसका बहुत सारी चीजों में इस्तेमाल किया जाता है, परफ्यूम, आयुर्वेद, बहुत सारी चीजों में। ओके, तो कल मैंने इन सभी चीजों के बारे में डिटेल से बताया था। अगर आपने कल की वीडियो नहीं देखी तो प्लीज आप जाके प्लेलिस्ट में जाके इस वीडियो को देख सकते हैं। ओके, एंड आप कर लेते हैं आज का डिस्कशन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो प्लीज आप वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा और लास्ट में मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको सेशन कैसे लगा। ओके, सो स्टार्ट कर लेते हैं सेशन। आज है 9 जून 2023, डेली करंट अफेयर बाय एसएसआर। सो गाइस, फर्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने, हाल ही में विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया गया है? व्हेन हैज वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे बीन सेलिब्रेटेड रिसेंटली? अभी हाल ही में यानी 7 जून को, करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, यानी 7 जून को मनाया जाता है विश्व खाद्य दिवस। तो विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है, वर्ल्ड फूड डे 7 जून को मनाया जाता है। सो इसकी बैकग्राउंड की इंफॉर्मेशन थोड़ा समझ लेते हैं। तो खाद्य मानकों को बनाए रखने और उपभोक्ता को खाद्य जनित बीमारियों से बचाने के महत्व को उजागर करने के लिए हर साल 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस प्रति वर्ष मनाया जाता है। तो याद रखिएगा, ये एक एनुअल मतलब कि ये एनुअली मनाया जाता है ये डे। सो याद रखिएगा 7 ऑफ जून को मनाया जाता है।
एंड नेक्स्ट है कि विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस की थीम की बात करें तो मैं आप सभी से डेली एक डेट डिस्कस करती हूँ, और डेट डिस्कस करते के साथ मैं आपको बताती हूँ कि एंड डे एंड थीम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, वन डे एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो थीम है इस साल की 2023 की, तो खाद्य मानक जीवन बचाते हैं, यानी फूड स्टैंडर्ड सेव लाइव्स, ये इसकी थीम है। नेक्स्ट है यह विषय व्यक्तियों की भलाई सुनिश्चित करने में खाद्य सुरक्षा मानकों की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर देते हैं। वहीं विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस राष्ट्रों के बीच सहयोग को प्रोत्साहन करता है और सार्वजनिक स्वास्थ्य की सुरक्षा में खाद्य सुरक्षा मानकों के महत्व के बारे में भी जागरूकता बढ़ाता है। कौन? तो खाद्य सुरक्षा, ठीक है, खाद्य सुरक्षा। ठीक है, तो याद रखिएगा, तो विश्व खाद्य सुरक्षा की जो ये टीम है यानी FAO, वो इन सब चीजों का ध्यान रखती है। बात करेंगे यहाँ पे FAO की यानी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की, तो ये एक संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है जिसकी स्थापना की बात करें तो इस्टेब्लिश किया गया था 16 अक्टूबर 1945 को। एंड हेडक्वार्टर कहाँ है? तो हेडक्वार्टर इसका रोम, इटली में है, तो याद रखिएगा इटली। ठीक है ना, तो इडली से याद रखिएगा, इडली खाते हैं तो इडली यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चर का हेडक्वार्टर कहाँ होगा? इटली, इटली से याद रखिएगा, ओके, रोम में। एंड इसे 2020 में नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है, तो नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है FAO को 2020 में। और महानिदेशक की बात करें तो डायरेक्टर जनरल की बात करें तो QU डोंगो है। ठीक है ना, तो याद रखिएगा ये एक इंपॉर्टेंट होता है। सो आपको ये वाली जो स्लाइड दिख रही है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। कोई डाउट हो तो डाउट को क्लियर करिएगा और इसे यहीं छोड़ के जाइएगा, ओके, डाउट लेके मत जाइएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में IQ एयर द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार दुनिया के 10 प्रदूषित शहरों में कौन शीर्ष पर रहा है? तो अकॉर्डिंग टू द रिसेंट डेटा रिलीज्ड बाय IQ एयर विच इज द फॉलोइंग अमंग द 10 मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी इन द वर्ल्ड, तो सबसे ज्यादा प्रदूषित है, पर्टिकुलर इमेज में आप देख सकते हैं यहाँ पे लाहौर लिखा है, लाहौर इज द मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी चार्ट वर्स्ट अमोंग कंट्रीज। तो याद रखिएगा कि जो लाहौर है ना वो सबसे ज्यादा दुनिया में जितने भी बात की गई यहाँ पे, दुनिया के जो सबसे जो 10 प्रदूषित शहर है उसमें से लाहौर जो है वो सबसे ज्यादा प्रदूषित शहरों में से पहला है। तो बी ऑप्शन इस करेक्ट होगा, यानी पाकिस्तान का जो लाहौर है, ठीक है, वो सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर है। बात करेंगे यहाँ पे इसके बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन की, तो स्विस एयर क्वालिटी टेक्नोलॉजी कंपनी यानी IQ एयर द्वारा जारी किया गया है 2022 के आंकड़ों के अनुसार दुनिया में सर्वाधिक प्रदूषित शहरों में से पाकिस्तान का जो लाहौर है वो टॉप पर रहा है। वहीं भारत की बात करें तो भारत के शहरों में बात करें तो टॉप 10 में से सबसे ज्यादा 6 शहर जो है वो भारतीय शहर हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा पाकिस्तान का जो फर्स्ट पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान का शहर लाहौर जो है वो टॉप रैंक में फर्स्ट पोजिशन पे है, और इंडिया के भी 6 ऐसे शहर हैं जो इस टॉप 10 रैंक में है। ठीक है, इससे पहले बात करेंगे यहाँ पे कि जो मैंने बताया था अभी आपको इससे पहले कि लाहौर जो है वो पाकिस्तान का सबसे प्रदूषित शहर है। वहीं जो होंत है, ठीक है ना, होतान है, तो है ओतन, ठीक है ना, होतन जो है वो चीन का जो सेकंड नंबर पे सबसे प्रदूषित शहर है। वहीं जो भिवाड़ है वो राजस्थान का जो सबसे प्रदूषित शहर है तीसरे नंबर का। तो याद रखिएगा इन सही बातों को। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, हाल ही में विश्व बैंक ने फाइनेंशियल ईयर 2024 के लिए भारत की GDP वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो रिसेंटली वर्ल्ड बैंक द एस्टिमेटेड व्हाट परसेंटेज इंडिया द GDP ग्रोथ रेट फॉर ऑफ द फाइनेंशियल ईयर 2024। सो करेक्ट ऑप्शन हो जाता है यहाँ पे 6.3, क्योंकि अभी हाल ही में वर्ल्ड बैंक के द्वारा बताया गया है कि भारत की जो GDP की जो दर है वो कितनी तेजी से वृद्धि करेगी, तो वो GDP दर रहने वाली 6.3। तो याद रखिएगा ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा बताया गया है अभी हाल ही में। भारत की आर्थिक वृद्धि दर के लिए वर्ल्ड बैंक ने अनुमान जारी कर दिया है। इसमें भारत के लिए अच्छी खबर नहीं है। विश्व बैंक ने ताजा रिपोर्ट के मुताबिक बताया कि चालू वित्त वर्ष 2023-24 के लिए भारत की जो आर्थिक वृद्धि दर है वो 6.3% ही रहेगी। यह विश्व बैंक में जनवरी में लगाए गए पिछले अनुमान 0.3% यानी कि 0.3% का अंक कम किया गया है। इसके साथ ही विश्व बैंक ने कहा है कि भारत की निजी उपभोग और निवेश में अप्रत्याशित जुझारूपन देखने को मिला है, साथ ही साथ सेवाओं की वृद्धि भी मौजूद है। तो याद रखिएगा अभी हाल ही में विश्व बैंक ने बताया है कि भारत की जो आर्थिक वृद्धि दर है वो कितनी रहने वाली है, 6.3 ही रहने वाली है 23-24 फाइनेंशियल ईयर जो है हमारा 23-24 के अकॉर्डिंग। ओके,
एंड विश्व बैंक ने बताया कि वैश्विक आर्थिक संभावनाओं पर अपनी ताजी रिपोर्ट के अनुसार यह जताया है। और 2023 में की बात करें तो वैश्विक वृद्धि दर, यानी कि यहाँ पे वर्ल्ड की बात की जा रही है, तो ग्लोबल ग्रोथ रेट की बात करें तो वो कितनी रहने वाली है, तो वो घटी है। कितनी घटी है, तो 2.1% वो घटी है, जो कि 2022 में वो 3.1 रही थी। ओके, एंड मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि फोर्थ है। हाल ही में किस देश ने 2023 के 23 तक प्रमुख महिलाओं को कम से कम 30% निदेशक बनाने का लक्ष्य रखा है? तो विच कंट्री हैज रिसेंटली सेट अ टारगेट द मेकिंग एट द लिस्ट 30% वुमेन डायरेक्टर इन द इट्स मेजर कंपनीज? तो अभी हाल ही में जापान ने, तो करेक्ट ऑप्शन होगा गाइस ऑप्शन बी, यानी जापान ने अभी हाल ही में 30% निदेशक महिलाओं को कम से कम रहने की बात की गई है। तो याद रखिएगा ये बात जापान के द्वारा कही गई है, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। ओके, मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि फिफ्थ है। हाल ही में भारत का पहला अंतरराष्ट्रीय क्रूज किस देश में के लिए रवाना हुआ है? तो भारत का पहला अंतरराष्ट्रीय क्रूज जो है किस देश के लिए रवाना हुआ है? तो इंडिया द फर्स्ट इंटरनेशनल क्रूज हैज लेफ्ट फॉर विच कंट्री रिसेंटली? तो अभी हाल ही में भारत का जो पहला अंतरराष्ट्रीय क्रूज है गाइस, करेक्ट ऑप्शन होगा यहाँ पे ऑप्शन फिफ्थ की बात करें तो ऑप्शन इज करेक्ट होगा ऑप्शन बी, यानी श्रीलंका। तो श्रीलंका में भारत का पहला अपना अंतरराष्ट्रीय क्रूज जो है वो श्रीलंका के लिए रवाना कर दिया गया है। तो पर्टिकुलर इमेज में आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो ये उसी से रिलेटेड एक इमेज यहाँ पे लगाई गई है। एंड केंद्रीय बंदरगाह, नौ वाहन और जल मार्ग मंत्री है सर्बोआनंद सोनोवाल ने 5 जून 2023 को चेन्नई से श्रीलंका के लिए भारत के पहले अंतरराष्ट्रीय क्रूज पोत एमवी बात करेंगे यहाँ पे एमवी इम्प्रेसवे को हरी झंडी दिखाई है। तो नाम याद रखिएगा, एमवी इम्प्रेसवे को अभी हरी झंडी दिखाई गई है किनके द्वारा? नौ वाहन और जलमार्ग मंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पे। सोनोवाल ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी जी की नेतृत्व में बंदरगाह और नौ वाहन और जल मार्ग मंत्रालय देश में क्रूज पर्यटन के अवसरों को विकसित करने और समुद्री व्यापार के अवसरों को बढ़ाने के लिए सराहनीय कदम उठाए गए हैं प्रधानमंत्री के नेतृत्व में। ठीक है, तो ये बात कही गई है, तो याद रखिएगा चेन्नई के श्रीलंका के लिए रवाना किया गया है भारत का पहला अंतरराष्ट्रीय क्रूज पोत जिसका नाम है एमवी इम्प्रेस। ओके, इस अवसर पर चेन्नई बंदरगाह पर 17.21 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित किया गया था एक अंतरराष्ट्रीय क्रूज पर्यटन टर्मिनल का उद्घाटन किया गया है। वहीं 2880 वर्ग मीटर में फैले क्रूज टर्मिनल में 3000 यात्री की मेजबानी करने में सक्षम होगा ये। अब मैं यहाँ से एक फैक्ट बता दूंगी कि दुनिया का सबसे बड़ा क्रूज शिप कौन सा है, तो याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो वंडर ऑफ द सीज जो है दुनिया का सबसे बड़ा क्रूज शिप है, जिसकी जो लंबाई है 1100 फीट है से अधिक है। वहीं इसमें एक साथ लगभग 9000 लोग जो है इसमें यात्रा कर सकते हैं। तो याद रखिएगा द वंडर ऑफ द सी जो है विश्व का जो है सबसे बड़ा क्रूज शिप है। तो याद रखिएगा द वंडर ऑफ द सीज जो है वो क्या है, द वर्ल्डेस्ट लार्जेस्ट क्रूज शिप है वर्ल्ड का। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसे। तो इस पर्टिकुलर इमेज में आप देख सकते हैं वंडर ऑफ द सी, ठीक है ना। तो ये है पूरे विश्व का सबसे बड़ा क्रूज शिप जो कि दुनिया का सबसे बड़ा है। तो पर्टिकुलर इमेज में आप देख सकते हैं इस अच्छे से, इसलिए मैंने यहाँ पे एक इमेज आप सभी के लिए ऐड कर दिया है। ओके, अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है सिक्स्थ। हाल ही में किसने अपना नया उपन्यास अजय 2 योगी आदित्यनाथ लॉन्च किया है? हु हैज रिसेंटली लॉन्च्ड द न्यू नॉवेल अजय 2 योगी आदित्यनाथ? तो गाइस करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ऑप्शन डी, यानी कि शांतनु गुप्ता। तो शांतनु गुप्ता ने अभी हाल ही में योगी आदित्यनाथ के 91वें जन्मदिन के अवसर पर उन्होंने अपना एक नोबेल पुरस्कार लिखा है जिसका नाम है अजय 2 योगी आदित्यनाथ। तो पर्टिकुलर इमेज में आप देख सकते हैं इन्हीं का नाम है शांतनु गुप्ता। इन्होंने ही योगी आदित्य जी के जीवन के ऊपर इन्होंने अपनी एक नॉवल लिखी है, तो याद रखिएगा। सो डिस्कस कर लेते हैं बैकग्राउंड की इंफॉर्मेशन को। तो लेखक है शांतनु गुप्ता ने सोमवार को मुख्यमंत्री यानी कि यूपी के जो मुख्यमंत्री हैं आदित्य योगीनाथ, उनके 91वें जन्मदिन पर योगी आदित्यनाथ के जीवन यात्रा पर आधारित अजय से योगी आदित्यनाथ के शीर्षक युवा पाठकों के लिए अपना नया ग्राफिक उपन्यास को लॉन्च किया है। वहीं लॉन्च समारोह में उत्तर प्रदेश के विभिन्न
जिलों में 51 से अधिक स्कूलों और 5000 से अधिक बच्चों ने भाग लिया था इस समारोह में। वहीं इतनी बड़ी संख्या में प्रतिभागियों के साथ कई स्थानों पर सामूहिक रूप से एक साथ बच्चों के किताब लॉन्चिंग करने के लिए एशिया बुक ऑफ द रिकॉर्ड्स में भी जगह बना ली है, ऐसा कहा जा रहा है। ठीक है, तो याद रखिएगा इन सभी इंफॉर्मेशन को। तो शांतनु गुप्ता ने अभी हाल ही में अजय से योगी यानी अजय टू योगी आदित्यनाथ के ऊपर इन्होंने एक उपन्यास लिखा है, नॉवेल लिखा है, तो याद रखिएगा शांतनु गुप्ता का नाम। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 7th है। हाल ही में डीजल पनडुब्बी के निर्माण के लिए मंझगांव डॉक ने किस देश के साथ समझौता किया है? तो मंझगांव डॉक हैज बीन रिसेंटली टाइड अप द विच कंट्री द फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ डीजल सबमरीन। तो डीजल पनडुब्बियों के लिए यानी डीजल सबमरीन के निर्माण के लिए अभी मंझगांव डॉक के साथ अभी किस देश ने समझौता कर लिया है? तो गाइस करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन इज ए यानी कि जर्मनी। ओके, तो याद रखिएगा ऑप्शन ए इज करेक्ट है, यानी जर्मनी ने अभी डीजल पनडुब्बियों के लिए अभी मंझगांव के साथ इसने क्या किया, समझौता किया है। तो याद रखिएगा, तो इस पर्टिकुलर इमेज में आप देख सकते हैं यहाँ पे। एंड अब डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 8th है। हाल ही में सिडको के एमडी के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? तो हु हैज रिसेंटली टेक ओवर एज एमडी ऑफ सिडको। तो सिडको के अभी नए बोल सकते हैं कि एमडी कौन बने हैं? तो गाइस करेक्ट ऑप्शन है अनिल दिग्गीकर को बनाया गया है एमडी बनाया गया है सिडको के। तो पर्टिकुलर इमेज में आप इन्हें देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा तो अनिल दिग्गर को बनाया गया है सिडको के नए एमडी सीईओ। अनिल दिग्गर को बात करें तो 5 जून 2023 को शहर और औद्योगिक विकास निगम यानी सिडको के नए अध्यक्ष के रूप में प्रबंध निदेशक के रूप में इन्हें नियुक्त कर लिया गया। तो वाइस चेयरमैन है मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द सिटी एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के नए एमडी बना दिए गए हैं अनिल दिग्गर को। उन्होंने एमडी सीआईडी को के निर्मल में सीआईडी के पूर्व अध्यक्ष हैं जिनका नाम है प्रबंध निदेशक रहे हैं जिनका नाम है डॉक्टर संजय मुखर्जी का पद लिया है। इससे पहले कौन थे? तो डॉक्टर संजय मुखर्जी थे। मुख्यालय की बात करें तो मुंबई में इसका मुख्यालय है, कार्यालय है। संजय मुखर्जी को एमएमआरडी के नए प्रमुख के रूप में नियुक्त कर दिया गया है। इस मौके पर सिडको के संयुक्त प्रबंध निदेशक बने हैं नियुक्त शांतनु गोयल ने भी अपने पद की जिम्मेदारी संभाल ली है। तो अनिल दिग्गल की बात करें तो ये 1990 बैच के एक आईएएस अधिकारी हैं। तो याद रखिएगा अभी अनिल दिग्गल को सिडको के एक एमडी के रूप में चुन लिया गया है 5 जून 2023 से। ठीक है, एंड मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है 9। एंड हाल ही में पंप पनबिजली परियोजना की स्थापना के लिए एनएचपीसी ने किस राज्य के साथ समझौता किया? तो रिसेंटली एनएचपीसी हैज टाइड अप द विच स्टेट फॉर सेटिंग अप पम्प्ड हाइड्रो प्रोजेक्ट। तो अभी पनबिजली परियोजना की स्थापना के लिए एनएचपीसी ने किसके साथ समझौता किया है? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन सी यानी महाराष्ट्र। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट है। तो महाराष्ट्र जो है उसने अभी पनबिजली परियोजना के साथ स्थापना की है और वो क्या करेगा अब इस राज्य के साथ उसने समझौता कर लिया है। ओके, तो बैकग्राउंड की इंफॉर्मेशन समझ लेते हैं। राज्य के स्वामित्व वाली है ये एनएचपीसी लिमिटेड ने राज्य के 7350 मेगावाट क्षमता वाली 4 पंप स्टोरेज ऊर्जा परियोजना की स्थापना के लिए महाराष्ट्र सरकार के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर कर दिया है। वहीं बात करें एनएचपीसी की तो एक बयान में कहा गया कि पंप स्टोरेज योजना और अन्य नवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोत परियोजनाओं की स्थापना के लिए महाराष्ट्र सरकार के ऊर्जा विभाग के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर भी कर दिए गए हैं। ओके, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री हैं देवेंद्र फडणवीस। उनकी उपस्थिति में एनएचपी के निदेशक हैं परियोजना जिनका नाम है विश्वजीत बसु और महाराष्ट्र सरकार के ऊर्जा विभाग के प्रमुख सचिव हैं आभा शुक्ला ने भी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। तो याद रखिएगा इन सभी इंफॉर्मेशन को, कोई डाउट हो तो उसे क्लियर करके जरूर जाइएगा। ओके, एंड बात करते हैं आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है 10, तो ध्यान दीजिएगा। ओके, हाल ही में किस देश ने एक दशक में अपनी उच्चतम मासिक मुद्रास्फीति दर्ज की है? तो विच कंट्री हैज रिसेंटली रिकॉर्डेड इट्स हाईएस्ट मंथली इन्फ्लेशन इन अ डिकेड। तो अभी हाल ही में किस देश ने
किस देश ने एक दशक में अपनी उच्चतम मासिक मुद्रास्फीति को दर्ज कर लिया है? तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी यानी बांग्लादेश। तो अभी हाल ही में बांग्लादेश ने अपने एक दशक के अंदर सबसे अपनी ऊंची मासिक मुद्रास्फीति को दर्ज किया है। तो बैकग्राउंड की यहाँ पे इंफॉर्मेशन को जानेंगे। बांग्लादेश ने हाल ही में एक दशक में अपनी उच्चतम मासिक मुद्रास्फीति दर का अनुभव किया है। मई में ये मुद्रास्फीति की बात करें तो 9.54% तक पहुंच गई थी। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे बांग्लादेश की। तो बांग्लादेश के बारे में मैंने आपसे इससे पहले भी बात की। तो पीपल रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश की बात की जाएगी तो राजधानी ढाका है। ढाका से याद रखिएगा यहाँ की जो करेंसी है वो क्या है, टका है। और यहाँ के प्रधानमंत्री की बात करें तो प्राइम मिनिस्टर कौन है, शेख हसीना वाजेद हैं। और राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट की बात करें तो अब्दुल हामिद है। तो इन सभी चीजों को याद रखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, किसी भी मंडे एग्जाम में पूछ सकते हैं। सो गाइस आप यहाँ तक हमारे टॉप 10 क्वेश्चंस का होता है कंप्लीट। और अब हम करेंगे अपने डे ऑफ द वर्ड को डिस्कस। एंड डे ऑफ द वर्ड का जो आज का वर्ड है वो है प्रिमिनिशन। प्रिमिनिशन का मतलब होता है गाइस पूर्व सूचना। प्रिमिनिशन का मतलब होता है पूर्व सूचना यानी चेतावनी बोल सकते हैं सिंपल लैंग्वेज में। अगर आभास हो जाए कि कुछ होने वाला है या फिर कुछ घटना घटने वाला है, जलजला आने वाला है, तूफान आने वाला है, तो प्रिमिनिश का मतलब होता है पूर्व सूचना। तो आप याद रखिएगा। एंड आप सभी से कहूंगी इस पर्टिकुलर वर्ड के ऊपर आप सभी को मेक द सेंटेंस बनानी है ताकि आप इन वर्ड्स को याद रख सकें एंड डे टू डे की लाइफ में आप इसे याद कर सकें, ठीक है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज। आप अपना बहुत ज्यादा ध्यान रखिएगा और बहुत अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा और वीडियो पे कमेंट एंड लाइक जरूर कीजिए। थैंक यू गाइज, बाय बाय एंड टेक केयर। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ओके।